ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे कि हम लोग कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का 3 कॉन्सेप्ट है। तुम लोग लेट मत आया करो, जो तुम लोग का आदत खराब है, हम जो देखते हैं तुम लोग हमेशा लेटे आता है। गाड़ी भेजना होगा क्या आने के लिए? हंसो मत, हम कल से 9:05 में आएगा तो घुमा देंगे, हम एकदम बंद कर देंगे ऊपर से हम। 9:05 हाँ, 9:05 लास्ट टाइम, घुसने नहीं देंगे। दौड़ते दौड़ते आओ या तुम हेलीकॉप्टर से आओ, टाइम पे आओ। अरे रानी आएगी कि नहीं आएगा? नंबर है इसका? पूछो, करना है कि नहीं क्लास करना है? हमको इस टाइप का स्टूडेंट एकदम नहीं पसंद है, एब्सेंट करेगा भगा देंगे फालतू का। नहीं करना है क्लास तो मत करो, ठीक है। सहमत नहीं कर सकते ज़्यादा। पूछो उसको करना है कि नहीं क्लास। हेलो, वो क्लास करना है कि नहीं? तो तेरा क्लास करना है कि नहीं? क्लास ना बोले, क्लास का ना बोले। तो इसको टाइमिंग पता नहीं। टाइमिंग पता कहाँ से? उसका फोन नंबर नहीं है कोई। हर दो फोन नंबर दिए, 2 को बाद फिर चेंज कर दी। इतना फोन नंबर चेंज करेंगे तो कौन बार बार अपडेट करेगा? ये काम है। 2 फोन नंबर अपने मैसेज की, सर इस नंबर को ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होता, बोलता नंबर नहीं। बताओ, उस दिन पूछे नंबर चेंज हो गया सर। कितना नंबर चेंज करता है भाई? क्या प्रॉब्लम है? इतना नंबर चेंज करने का जरूरत पड़ता है? हमारा नहीं चेंज हुआ आज तक नंबर, 10 साल से ही नंबर है। चलो, इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 तरह से हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, एक है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हम 3 तरह से बना सकते हैं। दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। और तीसरा है आपका मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो पिछला क्लास में जो हम लोग एक क्वेश्चन में देखे थे, दो तरह से बनाए थे ना क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्ट से बनाए थे और फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से बनाए थे। एक ही क्वेश्चन में बोला था, दोनों तरह से पिछले क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी चीज का स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं जो कि नॉर्मल रेट से हम लोग निकालते हैं, एज पर द नॉर्मल रेट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, हम जितना एब्जॉर्ब करते हैं उतना लेते हैं। जो कॉस्ट एब्जॉर्ब होता है उसको लेते हैं। जो कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो अंडर और ओवर रिकवरी का एडजस्टमेंट हम उसमें करते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड ये नया है हमारे लिए, हम लोग इसको एकदम फ्रेश है। ठीक है, इसको नए ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। तो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में हमारा यहाँ पर जो कॉस्टिंग का तरीका यूज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट
मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है उसको भी हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। कि डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हमको डिसीजन लेना है कि नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट से डिसीजन लेते हैं। उसका रीजन है, वो रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मेथड से आपका वेरिएबल कॉस्टिंग को ही हम मेन कॉस्ट पकड़ते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन कॉस्ट जो होता है आपका वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसी के बेसिस पे सारा डिसीजन बनता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग समझे थे इसको। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो वैरी करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला जो हम लोग पहला क्लास किए थे कॉस्टिंग का, उसमें हम लोग ये समझे थे कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हमेशा वैरी करता है। उस तरह के कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे ही सारा चीज़ आज समझेंगे कि कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे सारा होता है, ठीक है। तो हम फिर से थोड़ा सा आपको बताएंगे कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट को हम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों मानते हैं, वाई वेरिएबल कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ना वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक यूज होता है। जो कॉस्ट वेरिएबल नेचर का है, ठीक है, जो कॉस्ट हमारा वेरिएबल नेचर का है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से बनता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा हेलो मॉर्निंग, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं आज तो नहीं है क्लास, मेरा कल था। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो समझ गए बात। मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। इनकम स्टेटमेंट हम लोग कॉस्ट शीट में भी बना रहे थे, ठीक है। कॉस्ट निकाल रहे थे, प्राइम कॉस्ट निकाल रहे थे, फिर वर्क कॉस्ट निकाल रहे थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाल के उसमें ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे। यहाँ पर भी निकालेंगे तो कॉस्ट ही, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे सेल्स, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, टोटल सेल वैल्यू, ठीक है। उसमें से फिर हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो निकालेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। हम केवल उस तरह के प्रोडक्शन कॉस्ट को लेंगे जो वेरिएबल नेचर का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कॉस्ट जो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, या सेलिंग्स के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, इन प्रोपोर्शन टू, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखेंगे। तो इन जनरल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो मैं जस्ट एग्जांपल में आपको लिख देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जो वेरिएबल है वही आपको लेना है इसमें, ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड,
वेरिएबल नेचर का ही हम सारा खर्चा लेंगे। ये आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में का टोटल आ जाएगा यहाँ, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट शीट में भी यही करते थे हम लोग, लेकिन वहाँ चूंकि हम टोटल कॉस्ट लेते थे, उसमें वेरिएबल कितना है फिक्स्ड कितना है हम वहाँ आइडेंटिफाई नहीं करते थे। यहाँ पर हम जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी जो वैल्यूड होगा ना, वो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन निकालेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन निकालेंगे वो हमारा वो भी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलेगा। ठीक है, तो ये सर ये माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सेल कर रहा है उसका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर जो भी है हमारा, तो अदर में आपका सेल से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जो भी होगा वो सारा आ जाएगा। ठीक है, अदर वेरिएबल कॉस्ट में आपका एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लिख रहे हैं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कोई भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड था ऊपर में हमने लिख दिया, उसके अलावा भी तो होता है कॉस्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस या वेरिएबल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अगर ये वेरिएबल नेचर का है तो जो भी हमारा वेरिएबल नेचर का है वो सारा हम लिख लेंगे ऊपर ही। ठीक है, तो ये सारा हम लोग अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अदर वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल आ गया। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम नंबरिंग देते हैं 2। यहां से हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आएगा 1 - 2, 1 - 2 यानी सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 1 से हम माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन में से फिर लेस होता है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड चाहे वो किसी भी तरह का फिक्स्ड ओवरहेड हो। ठीक है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो या फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है या फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है या फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ओवरहेड, यानी एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल करके उसको हम कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड जितना भी है सारा हम किसी भी तरह का फिक्स्ड ओवरहेड है
वो कंट्रीब्यूशन से माइनस होगा तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हो रहा है वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा हमारा? तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, फिक्स्ड वाला नहीं लिए हम। फिक्स्ड वाला जो भी खर्चा है, फिक्स्ड का मैन्युफैक्चरिंग है तो भी वो अलग से माइनस हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम उसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में हम केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को ले रहे हैं, जो वेरिएबल नेचर का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और जो वेरिएबल नेचर का फैक्ट्री ओवरहेड है उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो होगा यहां वो होगा हमारा इस वैल्यू पे, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये हमेशा आपको वैल्यूड एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहां एक पीरियड का कॉस्ट मानते हैं कि इस पीरियड में ये खर्चा है और ये तो होगा ही, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही ऐसा है। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कीप कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस इन जनरल नहीं आता है, इसीलिए उसको हम जो है उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में। हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हम लोग डिफिनेशन अगर हम फिर से इसका लिख दें यहां पर, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हमारा कॉस्ट which will vary in proportion to production और सेल्स। जो प्रोडक्शन और सेल्स के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, वैरी करने का मतलब चेंज करना, ठीक है। तो बढ़ेगा या घटेगा उस तरह के कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट ये रिमेन कांस्टेंट, अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का एक और नेचर आपको याद रखना होगा, ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है, टोटल में वैरी करता है, वैरी इन टोटल, टोटल में वैरी करेगा ये। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ये टोटल में कांस्टेंट रहेगा, टोटल में रिमेन कांस्टेंट। और अगर हम इसका पर यूनिट निकालेंगे तो ये अलग अलग होगा, ठीक है, वैरी इन पर यूनिट। ये फीचर है इसका कि टोटल में ये कांस्टेंट रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट में ये वैरी करेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट होता है हमारा, पर यूनिट में जनरली चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है।
लेकिन वैरी करता है टोटल में, टोटल में वैरी कर जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस हमारा इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब भी हम कोई नया डिसीजन लेंगे तो हमको नया वेरिएबल कॉस्ट इनकट होगा। मान लीजिए कि एग्जांपल जस्ट वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है डिसीजन मेकिंग में, और मार्जिनल कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है हमारा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है मेथड इज ए डिसीजन मेकिंग टूल। कोई डिसीजन लेना पड़ता है अगर हमको कॉस्ट के हिसाब से, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है ये। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है सही है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग टेक्निक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग को। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक, क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कोई नया प्राइस डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे इसको हम बेचें प्रोडक्ट को, तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, कोई नया रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल किस प्रोडक्ट में यूज करें नहीं करें, इसके लिए डिसीजन अगर हमको लेना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हम टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में। वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मेन कॉस्ट मान के चलते हैं, सारा डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही हम लेते हैं, क्योंकि वो हर एक डिसीजन के साथ बढ़ेगा या घटेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक रूम अगर हमने रेंट पे लिया हुआ है, एक रूम हमने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, हम 10,000 रुपया उस रूम का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, सालाना, तो ये 10,000 रुपया सालाना हम पे करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है जब तक हम कोई नया रूम और भाड़े पर नहीं ले लें। अब इस रूम में हम एक बिजनेस पहले कर रहे थे केवल जेरोक्स का, सपोज, ठीक है, केवल जेरोक्स मशीन का बिजनेस हम कर रहे थे, जेरोक्स हम मशीन यहाँ लगाए थे और अपना कर रहे थे। अब हम यहाँ नया कोई बिजनेस करना चाहते हैं इसी रूम में, तो क्या रूम का रेंट बढ़ जाएगा मेरा? नहीं। लेकिन जो नया प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हमारा डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को जनरली हम लोग जो है यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है, तो एक तरह से पीरियड कॉस्ट हम इसको मान के चलते हैं। पीरियड कॉस्ट ये तो लगेगा ही लगेगा, इतने पीरियड का है, ये लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये पीरियड कॉस्ट के रूप में माना जाता है। डिसीजन मेकिंग में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग में होता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के को ही इंपॉर्टेंट लेकर के चलते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे उसका कितना है, क्या वेरिएबल कॉस्ट सेल वैल्यू से ज्यादा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। रेंट हम दे रहे हैं 10,000 रुपया, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हम नया बनाएंगे उसको हम सेल करेंगे 10 रुपया में, और उसका वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 11 रुपया, तो 10 रुपया में बेचेंगे और 11 रुपया उसका वेरिएबल कॉस्ट बन के आ रहा है, तो 1 रुपया तो हमको लॉस यही नजर आ जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल वैल्यू से ज्यादा है तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10 रुपए में बेच रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट उसका 7 रुपए बन के आ रहा है, तो 3 रुपया हम बच तो रहा है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। यानी 3 रुपया क्या हुआ कि हमारा जो है 3 रुपया जो है वो हम यूज करेंगे अपना टोटल इनकम को बढ़ाने में, और उसी 3 रुपया में से कुछ पैसा चला जाएगा रेंट को पे करने में। लेकिन 3 रुपया एडिशनल तो कमा रहे हैं, पहले हम 2 ही रुपया कमा रहे थे यहां से, अब 3 रुपया और कमाएंगे इधर से, तो टोटल 5 रुपया कमाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहां 1 रुपया नेगेटिव होता, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होता सेल वैल्यू से, तो हमको डिसीजन नेगेटिव लेना पड़ता कि नहीं हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ बच नहीं रहा है। रेंट तो जो दे रहे थे वो दे ही रहे हैं, अगर हम ये नया बिजनेस नहीं भी स्टार्ट करेंगे तो भी हमको रेंट तो देना ही पड़ेगा, रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो नया बिजनेस से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, जो नया कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है उस न्यू डिसीजन के कारण, न्यू प्रोडक्ट को लाने के कारण नया जो कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ना मेरा, ठीक है। तो कोई भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन लेने में हमारा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी डिसीजन हमको लेना है, ठीक है।
तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी कि क्यों वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इनकम स्टेटमेंट हमने फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट अभी आपको लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से। ठीक है, इसका छोटा सा हम जस्ट सिंपल टेक्निक में हम अभी लिख देते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर में देखिए बड़ा जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसी को छोटा रूप अभी हम दे रहे हैं। सेल्स हमने लिखा सबसे पहले, उससे हमने क्या माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी तरह के वेरिएबल कॉस्ट थे सब माइनस कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सभी तरह के वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग से रिलेटेड जो भी था सारा वेरिएबल कॉस्ट हमने उसका अलग से टोटल निकाला था, वो माइनस कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन बचा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन से हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट जितने भी तरह के फिक्स्ड कॉस्ट थे सारा माइनस कर दिए थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे सेलिंग से रिलेटेड हो। जितने भी तरह के फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो हम माइनस किए थे, तो हमारे पास बचा था प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास एक नया टर्म यहां आ रहा है, कंट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखिए जरा एग्जाम्पल के थ्रू, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मीनिंग इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेल्स हमारा, अभी हम सेल्स मान लेके चल रहे हैं कि 10 रुपया पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं हमारा कि 6 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया हुआ है वो सपोज आपका 10,000 रुपया है, ₹10,000। ठीक है, और यूनिट हमने सेल किया है, यूनिट सोल्ड सपोज हमारे पास 2,000 यूनिट है, 2,000 यूनिट। ठीक है, एक हमारा 2,000 यूनिट है पहला केस। दूसरा हम यहां लिख रहे हैं कि नहीं 3,000 यूनिट बेचा है, और तीसरा हम लोग लिख रहे हैं कि नहीं ये जो है 4,000 यूनिट बेचा है। ठीक है, ये हमारा अलग अलग 3 अलग का सेल्स लेवल आपको दिया हुआ है। तो हम तीनों का ये छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों सेल्स लेवल के लिए हम ये छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सेम पैटर्न में ऊपर जो लिखे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे आएगा प्रॉफिट। ठीक है, हमारी रानी आ रही है जी, क्या बोलिए? कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है ना जिसको लगता है कि बाप रे, अच्छा मान लो उसको टाइमिंग नहीं मालूम, मेरा नंबर तो था उसके पास, सर पूछ लें कितने बजे क्लास है। ठीक है, तो जैसे आधा मन से नहीं होता पढ़ने का, नाने का आधा मन से आ रहा पढ़ने के लिए, जैसे लगता पास करेगा तो हम ही दे देगा सब कमा के। तुमको पढ़ने के मैंने तुम फोन करके पूछ लो टाइमिंग कि सर कितना बजे क्लास है, तो क्या करें, चलो जो है अच्छा है सब। सेल प्राइस आपको 10 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं इसको, सेल प्राइस पर यूनिट हम लिखेंगे। देखिएगा हम पर यूनिट ही लिख रहे हैं। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपया, इसको माइनस कर देंगे। सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाता है हमेशा, हमेशा यही करना आपको। तो 4 रुपया आ जाएगा उसका
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन अगर 4 रुपया है तो 2000 यूनिट का कितना होगा? 8000 होगा, ठीक है। यहां निकाल लेंगे हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन कि भाई टोटल कितना बनेगा कंट्रीब्यूशन। 1 यूनिट का 4 रुपया है तो 4000 यूनिट का कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। फिर 3000 यूनिट का कितना होगा? 12000 रुपया। फिर 4000 यूनिट का कितना होगा? 16000 रुपया। इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिर देखिए कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है हर बार। अभी सारा इसका एनालिसिस हम लोग को समझना है। अभी हम ज्यादा इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो लिखा आ रहा है कंट्रीब्यूशन लिख दिए, ठीक है। 4 रुपया पर यूनिट है कंट्रीब्यूशन। देखिए पर यूनिट में कहीं चेंज नहीं नजर आ रहा आपको कंट्रीब्यूशन में, लेकिन टोटल में वैरी कर गया। पर यूनिट सब जगह सेम है, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सब जगह हम सेम लिखे हैं। तीनों केस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों केस में सेम है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये भी सेम आ रहा है, 8, 12, 16। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10,000। आइए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। 10,000 यहां से माइनस किए, 10,000 यहां से माइनस किए, 10,000 यहां से माइनस किए। पहला सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट। यहां लिखते हैं, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2000 का लॉस हो गया। ये क्या है? लॉस, ठीक है। यहां 2000 रुपया ज्यादा है कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से, तो 2000 का ये प्रॉफिट आ रहा है। यहां 6000 ज्यादा है आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से, तो ये आ गया 6000 रुपया प्रॉफिट। तो ये आपको एकदम सिंपल समझ में आ गया होगा कि जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम है कंट्रीब्यूशन तो आपका लॉस आएगा, और हर जगह ऐसा ही होगा, ठीक है। कुछ नया चीज नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं हम? कंट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं किस चीज को पे करने के लिए? फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने के लिए, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन निकल कहां से रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन इज यूज टू पे ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इफ कंट्रीब्यूशन जो है ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से, जिस सिचुएशन में वहां बच रहा है 2000 रुपया, 4000 रुपया, 6000 रुपया, जो भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। जब भी कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट, यानी कंट्रीब्यूशन 100% फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लिया या पे ऑफ कर दिया, उसके बाद भी कुछ बच गया तो प्रॉफिट है। अगर कंट्रीब्यूशन रिकवर नहीं कर पा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, तो लॉस है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम जनरेट हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंट्रीब्यूशन। मोस्टली डिसीजन लेते समय हम कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहां पीरियड कॉस्ट मान के चल रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ये तो लगना ही है, ये तो लगभग करेगा। इसको छोड़कर देखो कितना कमा है, इसको छोड़कर देखो ना, ये तो लगना ही है 10,000 रुपया। इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नया प्रोडक्ट हमको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पहले से हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पुराना बिजनेस है मेरा, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई नया डिसीजन लेना है, तो हम देखते हैं केवल कंट्रीब्यूशन। हम टोटल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते उसमें हम ध्यान देते हैं केवल कंट्रीब्यूशन पे। क्या नया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है पॉजिटिव, यानी क्या सेल वैल्यू इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट? अगर आंसर होता है यस, हाँ, तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 10,000, 5,000 जो भी नया कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, उससे हमका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ेगा, या लॉस है पहले से तो ओवरऑल लॉस को घटाएगा।
अगर हमारे बिजनेस में पहले से लॉस है, हम नया प्रोडक्ट उस लॉस को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो नया प्रोडक्ट अगर कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द लॉस। तो लॉस क्यों घटा? क्योंकि नया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन लाया। तो नया प्रोडक्ट बनाने में फायदा है क्योंकि लॉस को घटा रहा है, या तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, दो चीज करेगा तभी हमको फायदा है नया प्रोडक्ट। तो वो कब होगा? जब न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो अगर नया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा तभी आपको जो है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन का जो है ना इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ही ज्यादा है मार्जिनल कॉस्टिंग में। और कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे? सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस एग्जांपल में 3-4 बात आ रहा निकल के कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए सब जगह सेम है, सभी जगह 4 ही रुपया है। इस रिलेशनशिप को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन सब जगह सेम है। क्यों? इसका रीजन समझना है। इसलिए क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट वो भी तीनों सिचुएशन में सेम है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों सिचुएशन में सेम है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी तीनों सिचुएशन में सेम है। अगर हम इसमें से सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में से किसी को भी चेंज करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसमें से किसी को भी अगर हम चेंज करेंगे, सेलिंग प्राइस को भी हम चेंज कर दिए तो भी कंट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को भी हम चेंज करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान में रखना है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकलता है जब तक देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इफ देयर इज नो चेंज तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, टोटल में चेंज आ सकता है, इसलिए क्योंकि जितना नंबर ऑफ यूनिट हम बेचेंगे उसके हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी जाके प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस। तो जब कम है इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया 100%, उसके बाद भी कुछ बच रहा है, उसी को बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर 12,000 कंट्रीब्यूशन था, 10,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया, फिर भी बच गया 2,000। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मोर देन जो फिक्स्ड कॉस्ट से है उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट। और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट में, उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल अकाउंट में इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट को EBIT। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी हम लोग सारा चीज लिख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल से केवल हमको समझ में आ गया रिलेशनशिप। ठीक है, कि रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन का किसके साथ है। कंट्रीब्यूशन क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। हम लोग अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखते जा रहे हैं, या पॉइंट वाइज लिखिएगा। ठीक है, पहला, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो डिफरेंस जो निकल के आएगा, डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। डिफरेंस इज
डिफरेंस इज, कौन सा डिफरेंस? तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस FC इज प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्रीब्यूशन इज एबल टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज एबल टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे पास सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है जिससे कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, तभी जाके प्रॉफिट होगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट, जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम होगा तो उस केस में हम डिफरेंस को डिफरेंस मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज लॉस, उसको बोलेंगे हम लोग लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन इज नॉट एबल टू, कंट्रीब्यूशन इज नॉट एबल टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो डिफरेंस आएगा जो कंट्रीब्यूशन माइनस डिफरेंस होगा फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या आएगा? इज नील, नील यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। इस सिचुएशन को सच सिचुएशन इज नोन एज ब्रेक इवन, ब्रेक इवन तो लिखे नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट। अरे यार हटना, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उस जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट या दूसरे वर्ड में ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब सेल्स एट विच कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। जिस सेल्स लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है उसको हम लोग ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं, जहां पर ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग जो है वो डिफरेंस निकालते हैं सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कभी नहीं वैरी करेगा जब तक सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंजेस नहीं होगा।
इन टोटल वो वेरी करेगा हमेशा, तो वो भी लिख लेते हैं। ये लिख लीजिए, छुटा हुआ है कुछ, हाँ सर। जल्दी लिखो। हो गया? हो गया जी, लिख लिया? इतना धीरे धीरे लिखता है ना। हो गया? चलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। ये सिचुएशन कब रहेगा? जब इफ देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहेगा। हाँ, टोटल में वो वेरी कर सकता है, जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, जो अभी एग्जाम्पल ऊपर लिखे थे कि 10 रुपया और 6 रुपया माइनस किए तो हर बार 4 ही रुपया पर यूनिट आ रहा है। लेकिन यूनिट चूंकि ज्यादा बेच रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन वैरी करेगा, ठीक है, लेकिन पर यूनिट वो सेम है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन जो डिपेंड करता है वो आपका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसका अब इंटर रिलेशनशिप समझ लेते हैं। इंटर रिलेशनशिप, अच्छा एक बात और नोट यहां लिख लेते हैं अगल में, इंटर रिलेशनशिप में ये मदद करेगा। कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है ना। कंट्रीब्यूशन क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट देखिए अभी हम लोग बनाए थे, यहां 12,000 कंट्रीब्यूशन था तो प्रॉफिट 2,000, यहां 16,000 कंट्रीब्यूशन तो 6,000 प्रॉफिट, यहां कम था कंट्रीब्यूशन तो लॉस हो गया। तो जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ा प्रॉफिट बढ़ते चला गया, ठीक है। यानी हाई कंट्रीब्यूशन मीन्स हाई प्रॉफिट, लो कंट्रीब्यूशन मीन्स लो प्रॉफिट, ठीक है। तो वही नोट में मैं यहां लिख रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर हाई है तो प्रॉफिट भी हाई होगा, ठीक है। ये आपको इसका उल्टा आप समझ लीजिए, अगर कंट्रीब्यूशन घटेगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है हमेशा, प्रॉफिट ऑलवेज कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप फिर से आइए स्टेटमेंट देख लीजिए इस लॉजिक को समझने के लिए, यहां कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 4,000 का, तो प्रॉफिट कितना आया, 2,000 नेगेटिव में था, यहां 2,000 पॉजिटिव में बच रहा है, यानी 4,000 बढ़ा तब ना 2,000 पॉजिटिव बचा,
यहां प्रॉफिट, यहां कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, 4000। यहां से लेकर यहां का डिफरेंस कितना है प्रॉफिट में, 4000। तो कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्रॉफिट, कम कंट्रीब्यूशन कम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। अब इसका इंटर रिलेशनशिप अब हम समझ रहे हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सबका आपस में हम इंटर रिलेशनशिप समझते हैं। पहला हम सिचुएशन ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अगर सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस में अगर कोई चेंजेस नहीं है, तो अब आप देखिए हमने सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, कोई चेंज नहीं। वेरिएबल कॉस्ट भाई मेरा इंक्रीज कर रहा है, ऊपर एरो यानी अपवर्ड बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन घट जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ गया, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, 10 रुपए का 10 ही रुपया सेलिंग प्राइस, 6 रुपया जब था वेरिएबल कॉस्ट तो 4 रुपया कंट्रीब्यूशन बना, फिर ये 10 रुपया ही है सेलिंग प्राइस, ये 7 रुपया हो गया वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 3 रुपया। 10 रुपया सेलिंग प्राइस, 5 रुपया हो गया कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन भी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया हुआ तो कंट्रीब्यूशन 5 रुपया। अब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये घटेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ये भी घट जाएगा, क्योंकि यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कंट्रीब्यूशन अगर हाई है तो प्रॉफिट भी हाई है। ये दोनों के बीच अगर आप देखिएगा ध्यान से, ये दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये दोनों के बीच कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, यहां पर क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है, यहां क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है, यहां इनवर्स कोरिलेशन है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाइएगा तो कंट्रीब्यूशन घट जाएगा, उल्टा चल रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप है, यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाइएगा घटाइएगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम लें कि नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को हम कम कर दे रहे हैं, घटा दिए वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है घटने से कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। नीचे से देख लीजिए आप, यहां 10 से 5 हो गया, 6 था हमारा, 6 से 5 किए हम उसको, तो ये घट गया तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये दोनों के बीच में, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में, और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हमने सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट लेके चला था अभी। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करते हैं कि नहीं, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम चेंज करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है हमारा बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं, वो कांस्टेंट है, यानी हर बार 6 रुपया है तो 6 ही रुपया है। चेंजेस जो आएगा आपका, चेंजेस जो आ रहा है आपका वो आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट में नहीं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा 6 रुपया है। चेंजेज ये हो गया, ये 11 हो गया, मान लो ये 9 हो गया, तो 10 था तो 4, 11 हुआ तो 5, 9 घटा दिए तो 3, यानी सेलिंग प्राइस घटाए तो कंट्रीब्यूशन भी घट गया, सेलिंग प्राइस बढ़ाए 11 रुपया किए तो ये भी बढ़ गया, और सेलिंग प्राइस 10 था तो 6 है ये, यानी सेलिंग प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जा रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा।
तो सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट तीनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तीनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों के बीच में क्या है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि 20% हमको प्रॉफिट बढ़ाना है, बताइए क्या करें। नंबर ऑफ यूनिट हम सेल रखेंगे सेम, जितना पिछले साल बेचे थे उतना ही हमको इस साल भी बेचना है, लेकिन प्रॉफिट सारा चीज सेम है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज सेम है, कॉस्टिंग हमारा सेम है, यानी वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं, सब चीज सेम है, लेकिन प्रॉफिट हमको 20% बढ़ाना है। तो सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोलेगा नहीं हमको कम करना है 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस को भी 10% घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, या ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सारा इंटर रिलेशनशिप आपको जितना क्लियर रहेगा ना, उतना इजी होगा आपको क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज बढ़ा रहा है, एक चीज को कांस्टेंट रख देता है, तो आप फिर सोचिएगा क्या करें, तो वही उसी समय ये इंटर रिलेशनशिप काम आएगा। ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप आपको समझना। अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन का बात किए हैं, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का कैसे निकलता है कंट्रीब्यूशन, ये भी समझ लिए। कंट्रीब्यूशन कब कांस्टेंट रहेगा, जब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वो आप ऊपर वाला एग्जाम्पल से आपको यहां समझ में आ रहा होगा। यूनिट चेंज हो गया हमारा, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट, 4000, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखिए 4 ही रुपया है पर यूनिट। पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तीनों सिचुएशन में सेम है। ठीक है, तो जब तक सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंजेस नहीं आएगा, तब तक कंट्रीब्यूशन में भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर ये रिलेशनशिप अभी एब्सोल्यूट टर्म में समझा। ये जो रिलेशनशिप समझा हम लोगों ने एब्सोल्यूट टर्म है कि सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब अमाउंट में। हमने रिलेशनशिप अमाउंट के हिसाब से अभी समझ लिया। अब इसका हम लोग परसेंटेज से रिलेशनशिप समझेंगे। ठीक है, परसेंटेज से। ठीक है, कि हमारा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपको इंटर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड सेलिंग प्राइस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताता है। ठीक है, समझ के बाद नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्यों भाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नाम क्यों पड़ा, कोई बता सकते हैं? इसलिए पड़ा क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट बताता है। बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, घटेगा कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंट्रीब्यूशन का जब हम रिलेशनशिप सेल से बताते हैं डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। ठीक है, बताता वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप है, लेकिन बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। रीजन सिंपल सा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट मीन्स कंट्रीब्यूशन, हाई कंट्रीब्यूशन हाई प्रॉफिट, लो कंट्रीब्यूशन लो प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो आइए हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में निकालने बोलता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। ये क्या बताता है? इट डिफाइंस
relationship between, it defines relationship between, contribution and sales. It defines relationship between contribution and sales. कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. It is also known as contribution to sales ratio. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, पीवी रेशियो को ही हम लोग दूसरे वर्ड में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है. अब इसका आप फॉर्मूला खुद ब खुद बता सकते हो, ठीक है. पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जब लिख रहे हैं तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल सा बात है. तो पीवी रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको बोलेगा निकालने तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. अब देखिए ऊपर वाला रिलेशनशिप जो बताया आपको अभी हम, कि कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे. अगर आप उससे इसको रिलेट कीजिए, उसी रिलेशनशिप को यहां आप रिलेट कीजिए कि भाई पीवी रेशियो भी तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है. अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा या सेल्स में कोई चेंजेज आया तो पीवी रेशियो भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि हम निकाल ही रहे हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन में किसी भी तरह से चेंजेज आएगा. कंट्रीब्यूशन में कब चेंजेज आता है ये ऊपर पढ़ लिए हम लोग, आइदर सेलिंग प्राइस में चेंज हो गया या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो गया तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है. यानी वो जो रिलेशनशिप इसके पहले पढ़े वो यहां काम आ रहा है, डायरेक्टली एकदम कोरिलेशन है, ठीक है. कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो भाई पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, या वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज कीजिएगा ना तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जा रहा है तो यहां पीवी रेशियो भी चेंज कर जाएगा. और अगर आप सेल प्राइस में भी चेंजेस कीजिएगा तो भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो चेंज इन सेलिंग प्राइस और इन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो चेंज पीवी रेशियो. किसी भी तरह से अगर आप चेंज कर रहे हैं सेलिंग प्राइस में या वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट, चेंज का मतलब पर यूनिट, टोटल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हम 1 लाख यूनिट का भी हम एग्जांपल से आपको दिखा देंगे, ठीक है. जो ऊपर क्वेश्चन बनाए उसमें हर जगह आपका जो है टोटल से निकालिएगा तो वेरिएबल पीवी रेशियो सेम आएगा जब तक कोई चेंज नहीं है. पर यूनिट में अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि पीवी रेशियो निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन और सेल्स से. जब तक ये दोनों में चेंज नहीं है, ठीक है, तब तक पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा. ये दोनों में चेंज तभी आएगा जब पर यूनिट में चेंज होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1 रुपया 1 यूनिट का निकाले या 5000 यूनिट का निकाले, इन टोटल भले वो वैरी करेगा लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है. समझ गए बात. तो पीवी रेशियो जो है आपको, अब पीवी रेशियो क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन कंट्रीब्यूशन. यानी पीवी रेशियो कब हाई होगा, कोई बता सकता है, इन किस सिचुएशन में पीवी रेशियो ज्यादा होगा. व्हेन पीवी रेशियो इज हाई, किस सिचुएशन में पीवी रेशियो ज्यादा होगा, जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. हाई कंट्रीब्यूशन हाई पीवी रेशियो, हाई कंट्रीब्यूशन मीन्स हाई प्रॉफिट, यानी हाई पीवी रेशियो का मतलब भी ज्यादा प्रॉफिट है ना. ज्यादा कंट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि पीवी रेशियो तो हम निकाल ही रहे हैं कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे.
अब ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तभी यह परसेंटेज। अभी हम 20 रुपया का मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन, 100 रुपया सेलिंग प्राइस, तो 20% आएगा। लेकिन अगर वही कंट्रीब्यूशन बढ़ के 30 रुपया हो गया, 100 ही रुपया रह गया सेलिंग प्राइस, तो ये 30% हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन 30 रुपया है, यहां ज्यादा है इससे, तो हम पीछे रिलेशनशिप पढ़ें, कंट्रीब्यूशन ज्यादा जहां होगा वहीं प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। यानी 30% जो पीवी रेशियो निकला, इसी सिचुएशन में प्रॉफिट भी आपका हाई होगा। ठीक है, तो आपका जो है ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है हमारा समझना, क्योंकि ये सारा आपस में लिंक है। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, ये चारों टर्म आपस में रिलेटेड है। इसमें से चेंजेस अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में करते हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करेगा और पीवी रेशियो को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को अफेक्ट करता है हमारा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हाई पीवी रेशियो, अब इसके नीचे लिखेंगे हम लोग हाई पीवी रेशियो का मतलब हुआ हाई कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट भी मोर प्रॉफिट या हाई प्रॉफिट। लो पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन भी लो, प्रॉफिट भी लो प्रॉफिट। इस सारा आपस में को रिलेटेड है आपस में, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, सिंपल है एकदम। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, पीवी रेशियो भाई हमारा एस मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, या अब यार उसको दूसरी तरह से थोड़ा सा और ऊपर वाला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले समझ में आ जाएगा एकदम इजीली है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा एक अल्टरनेटिव मोड। फर्स्ट तरीका तो यही है कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को आपस में ऐड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा ना। 10 में से माइनस 2 हो गया 2000, तो 8000 आ गया। 10 प्लस 2 कर दिए तो 12000 आ जाएगा। 10 प्लस 6 कर देंगे तो 16000 आ जाएगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर लॉस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन दे देगा। तो अल्टरनेटिव मोड है ये। डायरेक्टली तो हमको सिंपल समझना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा तभी कंट्रीब्यूशन निकलेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप यही है, लेकिन एक अल्टरनेटिव मोड इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिसिंग है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दे दिया तो दोनों ऐड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग को कभी कभी इन जनरल हम लोग नहीं यूज करते हैं। मेन रिलेशनशिप तो वही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसी से सारा इफेक्ट पड़ता है। ये हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला के लिए कहीं वो लिख रहे हैं समझने के लिए। अब इसको आप हर बार नहीं समझना है। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है। अब पीवी रेशियो आप जैसे भी निकालिए आंसर सेम आएगा, इन टोटल में निकालिए या अलग अलग निकालिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं पहले फिर से एक बार और। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट 30 रुपया, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका सपोज ₹20,000। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर पहला, $2,000 यूनिट दूसरा, 1,500 यूनिट तीसरा, 2,500 यूनिट। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है 2,000 यूनिट के लिए, 15,000 यूनिट के लिए और 2,500 यूनिट के लिए। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है 50 रुपया, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल देते हैं 30 रुपया, तो 20 रुपया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आया। हम डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं आपको कि पर यूनिट के हिसाब से आप पीवी रेशियो निकालिए या टोटल में निकालिए, वो आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसी चीज को हम लोग यहां समझ रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी 20 रुपया पर यूनिट आया है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम ये का पर यूनिट जो निकाले हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 रुपया पर यूनिट आया आपका कंट्रीब्यूशन। इसके हिसाब से अगर अब हम यहाँ पीवी रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा? पीवी रेशियो बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 रुपया, सेल्स कितना है? 50 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बनेगा? 40% बनेगा, ठीक है। 40% बनेगा अगर हमने पर यूनिट के बेसिस पे पीवी रेशियो निकाला। अब हम आपको टोटल के बेसिस पे निकाल के देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं। आइए, एक स्टेटमेंट, 2 और 3, ये हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट पूरा। इनकम स्टेटमेंट बोला भी है क्वेश्चन में बनाने, तो हम ये बना लेते हैं पूरा। आइए, ए में हम बेच रहे हैं 2,000 यूनिट, यहाँ 2,000 यूनिट हम बेच रहे हैं, यहाँ हम 1,500 यूनिट सेल कर रहे हैं, यहाँ हम 2,500 यूनिट बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा, सेल्स वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। सेल्स 50 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो 2,000 यूनिट का कितना हो जाएगा? अगर एक यूनिट का सेल वैल्यू 50 रुपया है तो 2,000 यूनिट का कितना होगा? 1 लाख होगा, है ना। 1 लाख रुपया हमारा निकल गया। 1,500 यूनिट का कितना होगा? 75,000 आएगा, सही बात है। और ये 2,500 यूनिट का कितना होगा? 1,25,000 आ गया। अब इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 30 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 30 रुपया पर यूनिट, तो 2,000 यूनिट का कितना होगा? 60,000, है ना। 1,500 यूनिट का कितना होगा? 45,000, और 2,500 यूनिट का कितना होगा? 75,000, ठीक है। माइनस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। 40,000, 30,000
फिर ये 50,000 कंट्रीब्यूशन निकल गया हमारा। अब इसमें से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा ना, वो हमेशा टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं, पर यूनिट से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इन जनरल टोटल में ही होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 20,000 20,000 तीनों सिचुएशन में माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। 40,000 में 20,000 गया तो 20,000, 30,000 में 20,000 गया तो 10,000, 50,000 में 20,000 गया तो 30,000। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ओके, तो अब आप पीवी रेशियो निकालिए। चलिए, हम बेसिकली समझ रहे हैं पर यूनिट के लिए हम लोग पीवी रेशियो निकाल लिए थे पहले। अब आइए पीवी रेशियो निकालते हैं तीनों सिचुएशन में अलग। यहां कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? फर्स्ट सिचुएशन में 40,000 और सेल्स कितना है? 1 लाख। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 40%, है ना। 40% आएगा। दूसरा 30,000 है आपका कंट्रीब्यूशन सेकंड सिचुएशन में। सेल्स कितना है भाई? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40%। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका 50,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, 40%। तो आपका देखिए पीवी रेशियो 40% ही आ रहा है तीनों सिचुएशन में। नंबर ऑफ यूनिट हम ज्यादा बेचे हैं, अलग अलग बेचे हैं, तीनों में नंबर ऑफ यूनिट अलग अलग है, लेकिन पीवी रेशियो कांस्टेंट है। क्यों? ठीक है, पीवी रेशियो हम टोटल में जब निकाले तो तीनों में सेम आ रहा। ऐसा क्यों आ रहा? इसलिए कि सेलिंग प्राइस तो तीनों में सेम है ना, पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट भी तो पर यूनिट सेम ही है ना, उसमें तो हमने चेंज नहीं किया कुछ। ठीक है, तो जब तक वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं आएगा तब तक कंट्रीब्यूशन में चेंजेस नहीं आता है। तो इसलिए पीवी रेशियो में भी कोई चेंजेस नहीं है। यानी पीवी रेशियो भी डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, के ऊपर। उसमें कुछ चेंजेस हुआ तभी ना कंट्रीब्यूशन चेंज करेगा। अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है कुछ तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं करेगा, तो साथ ही साथ पीवी रेशियो भी कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं बनता है पीवी रेशियो। क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, एक बार हमने 2,000 लिया, फिर 1,500 घटा दिया, फिर 2,500 बढ़ा दिया। पीवी रेशियो तो उतना ही है, पीवी रेशियो में तो कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, प्रॉफिट प्लस माइनस होगा, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट में हमारा क्वांटिटी ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन पीवी रेशियो में तो कोई चेंजेस नहीं है। पीवी रेशियो नहीं डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, पीवी रेशियो डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, यानी अगर कंट्रीब्यूशन चेंज करेगा तभी पीवी रेशियो चेंज करेगा, अदरवाइज पीवी रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा। तो दोनों तरह हम लोग निकाल के देख लिए, यूनिट में भी निकाल के देख लिए और टोटल में भी निकाल के देख लिए। ठीक है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम माइंड में स्ट्रिक करना है कि अच्छा क्वेश्चन में बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट 5% बढ़ गया। अरे वेरिएबल कॉस्ट अगर 5% बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन भी गड़बड़ा गया, इसका मतलब पीवी रेशियो भी गड़बड़ाएगा। तो आपको माइंड में ये रिलेशनशिप स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन बनाते समय भी। क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि पीवी रेशियो चेंज हो गया, तो आपको समझना है। हम तो वही चीज को हम लोग अभी समझ रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, हर एक टर्म का
कि सेलिंग प्राइस कैसे डिपेंड करता है या कंट्रीब्यूशन कैसे डिपेंड कर रहा है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे, या साथ ही साथ पीवी रेशियो। क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि नया पीवी रेशियो निकालिए, कभी कभी लिखता भी है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन आपको समझना है अरे चेंज कर देगा पीवी रेशियो, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो गया या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। पुराना वाला पीवी रेशियो से अगर हम बनाएंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप समझना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक दो क्वेश्चन सिंपल वाला बन जाएगा, जहां डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन आएगा वहां फंस जाएगा। खाली पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है तो आप तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां डिसीजन मेकिंग करना है, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई टूल से रिलेटेड, तो आप फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंटर रिलेशनशिप क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 क्लास यही चलेगा, इंटर रिलेशनशिप बहुत सारा है, ठीक है। आज हम लोग जस्ट कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो का ही खत्म कर पाए, ठीक है। अभी हमको ब्रेक इवन सेल्स का इंटर रिलेशनशिप समझना है, फिर उसके आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे, ठीक है। समझ के बाद चलिए, तो ये समझ में आया आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट का इंटर रिलेशनशिप समझेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हमको अफेक्ट करता है, ठीक है, सब चीज में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए कि पीवी रेशियो, हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं नोट के रूप में कि भाई पीवी रेशियो जो है, पीवी रेशियो जो है रिमेन कांस्टेंट किस सिचुएशन में भाई? इफ देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जब तक सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं चेंज होगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर दोनों में से किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका पीवी रेशियो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस चेंज कर देंगे, ऐसे एग्जांपल में आप सेलिंग प्राइस चेंज कर दीजिए कि नहीं, सेलिंग प्राइस अब 50 नहीं होगा, हम 40 रुपए में सामान को बेचेंगे, ठीक है, तो आपका पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। या वेरिएबल कॉस्ट आप चेंज कर दीजिए, 10% महंगाई के कारण 10% वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, या मटेरियल कॉस्ट 10% बढ़ गया, या लेबर कॉस्ट 10% बढ़ गया, किसी भी रीजन से हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं, मटेरियल भी वेरिएबल है, लेबर भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंजेस आता है तो वो साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन को भी चेंज कर देगा और पीवी रेशियो को भी चेंज कर देगा, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि नहीं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज करेगा तो क्या इफेक्ट होगा पीवी रेशियो पे? आंसर है नो, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। पीवी रेशियो डिपेंड ही नहीं करता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, तो फिक्स्ड कॉस्ट घटाइए बढ़ाइए, क्या मतलब पीवी रेशियो को? कोई मतलब नहीं उससे। पीवी रेशियो डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज चेंज इन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, देन ओनली पीवी रेशियो विल अफेक्टेड। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट या चेंज इन क्वांटिटी पे अगर क्वेश्चन है, चेंज इन क्वांटिटी से बढ़ेगा या घटेगा? बोले नहीं बढ़ेगा। कुछ भी बेच लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, जितना भी यूनिट चेंज करना है कर लीजिए, पीवी रेशियो चेंज नहीं करेगा। क्वांटिटी चेंज करने से पीवी रेशियो चेंज नहीं करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज करने से पीवी रेशियो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे, ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये इसी तरह चलेगा रिलेशनशिप, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट को बताता है, एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि वह 40% है, अच्छा दूसरा प्रोडक्ट का 30% है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि पीवी रेशियो ज्यादा है यानी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन तो एब्सोल्यूट टर्म में है, रूपी टर्म में, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पीवी रेशियो हमको क्या बताता है, अगर कंपेयर करना है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को, तो जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो ज्यादा है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। हाई पीवी रेशियो वाले प्रोडक्ट को हम ज्यादा प्रॉफिटेबल बोलेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट का निकलेगा उससे। ठीक है, समझ गए बात। तो पीवी रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर हमारा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो पीवी रेशियो भी आपका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग चेंज वाला कंसीडर करके, थोड़ा डिफरेंट तरह से क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ₹50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर ₹10 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ₹6 पर यूनिट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹14 पर यूनिट, एक यूनिट का 14 रुपया। कैलकुलेट करना, पहला पॉइंट आपको निकालना है, कैलकुलेट पीवी रेशियो। फिर दूसरा, कैलकुलेट न्यू पीवी रेशियो। इफ सेलिंग प्राइस increased by 10%. तीसरा, कैलकुलेट न्यू पीवी रेशियो। If direct material cost increase by 10%. तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका हम लोग जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पीवी रेशियो हमारा चेंज कर रहा है या नहीं, अगर हम चेंज करते हैं तो आइए हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला पार्ट में आपको सिंपली बोला है पीवी रेशियो निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहले निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ₹50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल ₹10, डायरेक्ट लेबर ₹6, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹14, टोटल मिलाकर ₹30। ₹30 हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट। सी पर यूनिट का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹20। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम पीवी रेशियो निकालेंगे। एट प्रेजेंट यही आ रहा है कंट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर निकल जाएगा, पीवी रेशियो निकाल लीजिए। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन हम निकाले 20, सेल्स है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40%।
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को, फर्स्ट ऑप्शन हो गया है ना, सेकंड ऑप्शन में आइए। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि नहीं, नया पीवी रेशियो निकालिए अगर सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाता है तो अगर 10% सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो सेकंड ऑप्शन में हम लोग को निकालना होगा न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बढ़ गया, पहले 50 रुपया था, अब हम 10% इसको बढ़ा रहे हैं, तो ऐड कर दीजिए 10%, तो ये हो जाएगा 55 रुपया। लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेज आ रहा है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा जो पहले था, यानी डायरेक्ट मटेरियल 10 ही रुपया लेंगे, डायरेक्ट लेबर हम 6 ही रुपया लेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम 14 रुपीज ही लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। वो केवल बोला है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो 30 रुपया हो गया, यानी 25 रुपया आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसके हिसाब से आप निकालिए पीवी रेशियो नया, तो हमारा पीवी रेशियो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन 25 रुपया डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, कितना आ गया 45 आ गया। पहले कितना था, ठीक है, पहले कितना था 40%, पहले कितना था 40%, अभी कितना हो गया 45%, बढ़ गया पीवी रेशियो। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस को बढ़ाए, यानी नोट, सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाइएगा तो जनरली पीवी रेशियो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस बढ़ाइएगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं हम, तो हमारा पीवी रेशियो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा केस, देखा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग जनरली जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो लगता है कि आपस में रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग में खास करके मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में आपको मान के चलना है कि जितना पार्ट है क्वेश्चन का सारे आपस में इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अच्छा 10% वहां तो बढ़ा दिए थे सेलिंग प्राइस, यहां और बोलता है मटेरियल कॉस्ट, नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो अलग है। जो 10% बढ़ा था सेकंड पार्ट में बढ़ा था, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन तो वही है 50 रुपया की, तो हम सिचुएशन के हिसाब से चेक कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ये चेक कर रहे हैं, तो ये चीज आपको जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ न्यू सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस तो वही लेंगे 50 रुपया ही। हाँ, न्यू वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा दिए। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपया था, उसको 10% बढ़ा दिए, तो वो अब हो गया 11 रुपया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर 6 ही रुपया लेंगे जो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम वही लेंगे जो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट को केवल बढ़ाए, हाँ, लेकिन इन टोटल तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया ना, टोटल में तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया ना, तो टोटल में बढ़ गया तो 11 और 6 17, और ये टोटल 31 माइनस कर दो 19, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब आप इसका पीवी रेशियो निकाल लीजिए, तो पीवी रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू, कम हो गया, डिवाइडेड बाय 50 गुने 100, ये आ गया 38%, तो घट गया। 40% था ओरिजिनली, ठीक है। जब हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ाए तो पीवी रेशियो घट गया, यानी क्या हो गया हमारा नोट, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ाइएगा तो पीवी रेशियो घट जाए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन घट रहा है। वो पिछले रिलेशनशिप में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाइएगा तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, इसलिए पीवी रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा पीवी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन को कम कर देगा। सेलिंग प्राइस बढ़ाइएगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, पीवी रेशियो भी बढ़ जाएगा।
ओके, तो ये हम लोग इतना पढ़ लिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं मैंने इस चैप्टर में। उसके बाद कल फिर पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया कंप्लीट।